हेलो एंड वेलकम दोस्तों। WTC फाइनल में हार के बाद इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत जरूरी है कि जो सीनियर खिलाड़ी उस हार के जिम्मेदार हैं उनको टीम से ड्रॉप किया जाए और उनकी जगह युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। सो अगर सीनियर खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जाता है तो उनकी जगह किन किन युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाना चाहिए और आपकी नई टीम इंडिया जो टेस्ट टीम होगी वो कैसी दिखेगी, कौन से वो 11 खिलाड़ी होंगे जो आपको टेस्ट टीम में खेलते हुए दिखाई देने चाहिए, उसकी बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम ओपनर्स की, और ओपनिंग की बात करें तो अब तक जो खिलाड़ी रेस में थे उसमें रोहित शर्मा हैं, शुभमन गिल हैं, साथ में ऋतुराज गायकवाड़ हैं, अभिमन्यु ईश्वरन थे और अभी नया इंक्लूजन जो हुआ है वो हुआ है यशस्वी जायसवाल का। सो रोहित शर्मा तो सीधा बाहर जाने चाहिए, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है और जिस तरह की उनकी फिटनेस के इश्यूज भी रहे, तो उन सारी चीजों को कंसीडर करते हुए रोहित शर्मा को वो आपको झटका जरूर टेस्ट क्रिकेट से देना पड़ेगा। अब उनकी जगह आना कौन चाहिए? ऐसे में जो नया इंक्लूजन हुआ था यशस्वी जायसवाल का इंक्लूजन सिर्फ आईपीएल की परफॉर्मेंस के बेसिस पर नहीं हुआ है, वो पिछले 2 साल में टेस्ट क्रिकेट में लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में परफॉर्म करने वाले सबसे बड़े खिलाड़ियों में से रहे। रणजी ट्रॉफी का सीजन आउटस्टैंडिंग था, ईरानी कप में उन्होंने 200 लगाया, सेंचुरी लगाई, एक ही मैच की दोनों पारियों में 300 से ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी वो बने। और साथ में देखेंगे कि पिछले साल जो दिलीप ट्रॉफी हुई थी वहां पर भी उनका डबल 100 आपको देखने को मिला था। सो पिछले 1-1.5 साल में चाहे रेड बॉल क्रिकेट हो या व्हाइट बॉल क्रिकेट हो, यशस्वी जायसवाल का कद डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत बड़ा हुआ है। उनका एडवांटेज आपको यह है कि एक तो वो लेफ्ट हैंडर वाला एलिमेंट लेके आते हैं, दूसरे युवा खिलाड़ी हैं जो आपको आगे आने वाले टाइम में बहुत लंबे वक्त तक सर्व कर सकते हैं। उनका जोड़ीदार कौन होना चाहिए? उनके जोड़ीदार की बात की जाए तो शुभमन गिल शायद नहीं रहेंगे, बिकॉज शुभमन गिल को आपको नीचे जरूर लेके जाना पड़ेगा। जो इंडियन टीम मैनेजमेंट की पहले की थॉट प्रोसेस थी कि आप शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में देखना चाहते हैं, सो वहां पर भी एक जगह आपके लिए खाली होती है। उसमें कंटेंडर फिर 2 बच जाते हैं, एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ और दूसरी तरफ अभिमन्यु ईश्वरन। अब इन दोनों में से पहले कौन खेलना चाहिए? क्योंकि अभिमन्यु ईश्वरन जो है वो पहले से टीम के साथ बने हुए हैं, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए और सारी चीजों को टोटलिटी में देखा जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ ने भी बुरा नहीं किया है। लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम की भी बात की जाएगी, हालांकि नंबर्स में देखेंगे तो अभिमन्यु ईश्वरन बेटर नजर आते हैं, लेकिन दोनों खिलाड़ियों का जब कंपैरिजन की बात होती है, दोनों के एक्सपोजर की बात होती है, तो उसमें ऋतुराज गायकवाड़ आगे जाते हैं, तो वो फिर आगे जाने चाहिए और अभिमन्यु ईश्वरन आपके बैकअप ओपनर फिर कहीं ना कहीं हो सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 की बात की जाए तो नंबर 3 पर आपके पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। जब आप अराउंड में देखते हैं कि आपको नंबर 3 पर टेक्निकली साउंड बैट्समैन भी चाहिए तो बहुत कम ऑप्शन आपको दिखते हैं। एक तो शुभमन गिल की बात होगी कि आपके नंबर 3 के प्लेयर हो सकते हैं, दूसरा शायद आप हनुमा विहारी के बारे में सोच सकते हैं। बहुत जुझारू क्रिकेटर हैं, जिस तरह से इंडिया के लिए खेले हैं, ओवरऑल नंबर्स उनके बहुत अच्छे हैं। अगर टेस्ट क्रिकेट में बात की जाए, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 23 सेंचुरी जिस खिलाड़ी के नाम है और जबरदस्त एवरेज के साथ जिस खिलाड़ी ने रन बनाए हैं, सो कंसिडरेशन तो उनका भी कहीं ना कहीं बनता है, लेकिन मुकाबला जब शुभमन गिल के साथ होगा तो वो फिर उसमें पीछे रह जाएंगे। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर भी आपको विराट कोहली को भी वो झटका देना बहुत जरूरी है कि जो इतने दिनों से उनके रन्स नहीं बन रहे तो डोमेस्टिक में जाएं, खेलें, परफॉर्म करें और वापस आएं। तो नंबर 4 पर खेलना कौन चाहिए? अजिंक्य रहाणे का फिर आपको प्रमोशन होता हुआ दिखेगा। नंबर 4 पर अजिंक्य रहाणे, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब इंडिया की टीम जीती थी तो आपके नंबर 4 के प्लेयर भी वही थे, कप्तान भी वही थे, अच्छी कप्तानी करते हैं, नंबर 4 पर अच्छा खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी में भी अपनी टीम के लिए 4 नंबर पर ही बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका पसंदीदा नंबर भी 4 ही है, हालांकि इस टीम में चूंकि 4 नंबर विराट कोहली खेलते हैं इसलिए उनको 5 नंबर कहीं ना कहीं खेलना पड़ता है। उसके बाद नंबर 5 की बात करें तो 5 नंबर का पेच थोड़ा सा तगड़ा है। यहां पर मुकाबला है श्रेयस अय्यर वर्सेस सरफराज खान। इन दोनों में से 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही खेल सकता है, बिकॉज ऊपर अगर आप देखेंगे तो सारा मामला जो है वो चौक नजर आता है और ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि आप इनको टॉप 4 में नहीं खिला सकते, बिकॉज कुछ लिमिटेशंस इन दोनों खिलाड़ियों के साथ हैं।
हैं। रन्स इन दोनों ने बहुत बनाए हैं, लेकिन आप इनको सोचे कि टॉप 4 में खिला लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। अब इन दोनों में से 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही खेल सकता है। यह ट्रिकी रहेगा कि आप सरफराज खान की तरफ जाते हैं या श्रेयस अय्यर की तरफ जाते हैं, बिकॉज श्रेयस अय्यर आपके पिछले 2-3 साल के परफॉर्मर हैं और दूसरी तरफ सरफराज खान टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे बड़े बल्लेबाज इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर बात की जाए आपको नजर आते हैं। उसके बाद नंबर 6 की बात की जाए और विकेट कीपर बैट्समैन की बात की जाए, आपके पास एक ही विकेट कीपर बैट्समैन है जिसका नाम है ऋषभ पंत। बैकअप के नाम पर आपके पास कुछ भी नहीं है। अगर आप देखें कि जब आप WTC फाइनल खेलने जा रहे थे आपके पास ऑप्शन ही एक्चुअल में दूसरा नहीं था। आपने विकेट कीपर बैट्समैन अगर कोई खिलाना था या ईशान किशन को खिलाना था, वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले आपको ईशान किशन को खिलाना था, वो आपने नहीं खिलाया। अगर आपने KS भरत को खिलाया तो KS भरत का ही फिर WTC फाइनल खेलना बनता था। रही बात ईशान किशन की, जो खिलाड़ी T20 क्रिकेट में मूविंग बॉल के खिलाफ स्ट्रगल करता है या T20 क्रिकेट में टेक्निक जिसकी एक्सपोज हो रही है, सो रेड बॉल क्रिकेट में उस खिलाड़ी के साथ क्या हो सकता है इसका अंदाजा आप खुद ब खुद लगा सकते हैं। और ईशान किशन के लिए यह भी जरूरी है कि वो जाएं, रणजी ट्रॉफी खेलें, वहां परफॉर्म करें, वहां रन बनाएं और उसके बाद उनके रेड बॉल क्रिकेट की बात होगी। सो विकेट कीपर्स में ऋषभ पंत का बैकअप कौन होना चाहिए? 2 खिलाड़ी हैं जो स्टैंड आउट परफॉर्मर रहे हैं पिछले साल में आपके लिए अगर रणजी ट्रॉफी की बात की जाए। एक खिलाड़ी हैं ध्रुव जोरेल, जिन्होंने 250 हो 150 हो बहुत बड़ी बड़ी पारियां यूपी के लिए खेली और पिछले साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी यूपी के लिए वो रहे थे। अंडर 19 से आते हैं, बहुत युवा खिलाड़ी हैं, आपने उनकी सिर्फ T20 क्रिकेट देखी है, बट रेड बॉल क्रिकेट के हिसाब से भी बहुत जबरदस्त बैट्समैन है, ओपनर हैं, विकेट कीपर भी अच्छे हैं। सो एक चीज जो उनके साथ आती है कि युवा खिलाड़ी हैं, ओपनर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं, सो कहीं ना कहीं एक कॉम्बिनेशन आपको पूरा का पूरा मिलता है उनके साथ। दूसरी तरफ एक और खिलाड़ी की बात की जाए, हार्दिक देसाई, 2 साल उनसे सीनियर, अंडर 19 के विकेट कीपर बैट्समैन और सौराष्ट्र के लिए पिछले कई सालों से खेल रहे हैं और जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी भी रही है। सेम चीज उनके साथ भी जाती है कि वो भी ओपनर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। हालांकि ये विकेट कीपिंग विद द ओपनिंग एक बड़ा डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन होता है कि लंबी विकेट कीपिंग के बाद आकर के बैटिंग करना बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों ने चूंकि अभी युवा हैं उस काम को किया है। लेकिन जब इंडियन टीम में सिलेक्शन की बात होगी या बैकअप की बात होगी तो आपको नीचे के नंबर पर ही खेलना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 7 की बात की जाए, नॉर्मल केस सिनेरियो में आपके नंबर 7 जो है वो रवींद्र जडेजा होंगे, लेकिन सेना कंट्रीज में कुछ सिचुएशंस में आपको 7-4 के कॉम्बिनेशन के बारे में भी सोचना होगा, जो आपके लिए पहले बहुत सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन रहा है। बिकॉज आपकी बल्लेबाजी जो है ज्यादातर टाइम स्ट्रगल करती है, तो आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेल सकते हैं और जब आप एक्स्ट्रा बैट्समैन के साथ खेलेंगे तो आप सरफराज और श्रेयस दोनों को एक तो 11 में खिला पाएंगे, दूसरा फिर लिमिटेशन आपके साथ ये हो जाती है कि आप एक ही स्पिनर चुन पाएंगे और आपको एक स्पिनर चुनना है तो ना तो वो आपके रवींद्र जडेजा हो सकते हैं ना वो आपके आर अश्विन हो सकते हैं, क्योंकि दोनों कंडीशन डिपेंडेंट गेंदबाज हैं, चाहे अश्विन की बात हो चाहे जडेजा की बात हो। फिर ऐसे में आपको चुनना पड़ेगा एक लेग स्पिनर जो आपको उन कंडीशंस में फ्लाइट में बल्लेबाजों को बीट कर सके, बाउंस से विकेट निकाल सके, वेरिएशन गेंदबाजी में कहीं ना कहीं लेके आता हो, जो उन कंडीशंस में विकेट निकालने का मादा रखता हो। वो खिलाड़ी आपके लिए कुलदीप यादव हो सकते हैं और उनको टेस्ट क्रिकेट में खिलाने के बारे में इंडियन क्रिकेट और क्रिकेट चलाने वालों लोगों को सीरियसली सोचना पड़ेगा। अदरवाइज ओवरसीज टूर्स पर आपके स्पिनर्स का विकेट ना लेना आपको हमेशा हटता रहेगा। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कॉम्बिनेशंस और भी बदलेंगे। कुछ और केस सिनेरियो में यहां पर ये विकेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप अश्विन जडेजा को इंडिया में खिलाएंगे, लेकिन यही बात अगर आएगी कि ओवरसीज आपको खेलना है जहां पर आप 4 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, तो उसमें शार्दुल ठाकुर भी कहीं ना कहीं कंसीडरेशन में आएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन आपका कहीं ना कहीं बनेगा। सो ये सिचुएशनल डिपेंडेंट डिसीजन बहुत ज्यादा होंगे। इन सब के बीच जो खिलाड़ी रह जाएगा वो रह जाएंगे अक्षर पटेल। चूंकि अगर आप अक्षर पटेल को सेलेक्ट करते हैं तो एक तो आपके पास अश्विन है, दूसरे जडेजा हैं और अक्षर को सेलेक्ट करते हैं तो फिर कुलदीप के लिए जगह नहीं बचती और आपकी जो सेना कंट्रीज की प्रॉब्लम है वो वैसी की वैसी बनी रहती है। अगर आपको आपकी सेना कंट्रीज की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको कुलदीप को लेके आना पड़ेगा और जब आप कुलदीप को लाएंगे तो आपको तीनों में से किसी ना किसी एक को बाहर छोड़ना पड़ेगा। और इंडिया में रिकॉर्ड की बात की जाए तो जडेजा और अश्विन का रिकॉर्ड भी बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो आप उन दोनों को बाहर कर नहीं सकते। अक्षर के साथ आप देखते हैं कि ओवरसीज एक तो खेले नहीं है, इंडिया में भी उनकी परफॉर्मेंस जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बल्ले से तो अच्छी रही थी बट गेंद से वो कमाल उनसे देखने को नहीं मिला। सो पोटेंशियली अश्विन और जडेजा आपके मेन गेंदबाज होंगे इंडियन कंडीशंस में। सो अक्षर की कुर्बानी आपको कहीं ना कहीं इस केस में देनी पड़ेगी और अक्षर पटेल को भी चाहिए कि व्हाइट बॉल क्रिकेट पर अभी के लिए ज्यादा फोकस करें, बिकॉज
इंडियन टीम को ये विजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट चेंज गेंदबाजी लाइनअप में जरूर करना पड़ेगा। उसके बाद तेज गेंदबाजों की बात करें तो एक तो आपके लिए सिराज होंगे, दूसरा मोहम्मद शमी अभी भी खेलेंगे बिकॉज परफॉर्मर है, परफॉर्म किया है। इंग्लैंड की कंडीशंस में जाके स्ट्रगल करते हैं, वो सारी बातें जरूर हैं, लेकिन अब उनके पीछे भी आपको बैकअप लगाने की जरूरत होगी बिकॉज एक तो एज के जिस स्टेज पर वो पहुंच रहे हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना पड़ेगा, और दूसरा आपको युवा खिलाड़ियों को भी तैयार करना है। तो मैं कहता हूं कि उनके पीछे मान लीजिए आप मुकेश कुमार को लगाते हैं, एक और गेंदबाज जब जसप्रीत बुमराह की वापसी हो जाएगी तो वो आपके होंगे, लेकिन जसप्रीत बुमराह के पीछे भी आपको एक युवा तेज गेंदबाज लगाना पड़ेगा। और अर्शदीप सिंह को अगर आप देखें, वो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए गए, आपको एक तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का एंगल चाहिए कि आपको लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आपके स्क्वाड में कम से कम जरूर हो जिसको आप खिला सकें। सो पोटेंशियली अच्छे गेंदबाज हैं, गेंद को स्विंग करा सकते हैं, जो मैच्योरिटी उनके पास है और काउंटी का एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं और फिर डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दिखाते हैं, तो वो जरूर कहीं ना कहीं कंसिडरेशन में रहेंगे। इस साल रणजी ट्रॉफी के कुछ मैचेस खेले थे, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से भी देखने को मिली थी। बाकी आप उनसे लिमिटेड ओवर क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी देखते रहे। बट इन सब के साथ इंडियन टीम के लिए सबसे जरूरी चीज एक फास्ट बॉलर का अच्छा पूल तैयार करना, जिसमें शायद आप रखेंगे प्रसिद्ध कृष्णा को, उमरान मलिक को, कार्तिक त्यागी को, विद्वत कबीरप्पा को, युद्धवीर सिंह को। बहुत सारे नाम हैं जो अच्छी पेस पर गेंद डाल सकते हैं, युवा तेज गेंदबाज हैं, आपके लिए आने वाले टाइम में रेडी हो सकते हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन खिलाड़ियों का पूल बनाना और रेडी रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आपके फास्ट बॉलर्स बहुत ज्यादा इंजर्ड होते हैं और उनकी इंजरी के केस में आपको दिखाई नहीं देता फिर किस फास्ट बॉलर को लेके आया जाए। सो इसलिए उस पूल का होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल मेरी 11-15। आपको पसंद आई है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी 15-11 क्या है, आप वो भी कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो और डिस्कशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।